मौजूदा सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस जनता दल सेकुलर के बीच त्रिकोणात्मक लड़ाई होने के आसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने 2018 में 104 सीटें जीती थी और उसे 36.35% मत मिला। तो बीजेपी के सामने सबसे पहली चुनौती है सत्ता विरोधी लहर, दूसरी चुनौती बीजेपी के सामने है वीएस येदियुरप्पा की नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार। आज बात करेंगे कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की। कुछ दिनों के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। मौजूदा सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस जनता दल सेकुलर के बीच त्रिकोणात्मक लड़ाई होने के आसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में है। कर्नाटक में 1989 के बाद कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, यानी हर 5 साल के बाद सरकार बदली है कर्नाटक में। क्या कर्नाटक में बीजेपी इस रिवाज को तोड़ पाएगी और क्या बीजेपी कर्नाटक में लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव की। 2018 में बीजेपी ने 104 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। 78 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 37 सीट जेडीएस ने जीता था। हालांकि कांग्रेस ने 37 सीट वाली जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया था और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया था। लेकिन जुलाई 2019 में ऑपरेशन लोटस के दौरान सरकार गिरा दी गई और इसके बाद बीजेपी के वीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने और 2021 में बीजेपी ने वीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दिया। कर्नाटक में बीजेपी के सामने इस बार चुनौती है सत्ता को बचाए रखने की। जो भी दल 5 जिले जो कर्नाटक की राजनीति में है, जो भी दल 5 जिले की 72 विधानसभा सीटों को पर अच्छा प्रदर्शन करती है, कर्नाटक के सत्ता में पहुंचने का आधा रास्ता वह तय कर लेती है। वह 5 जिला है बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेल्लारी। इन 5 जिलों में कुल मिलाकर 72 सीटें आती है। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ 28 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि वही 28 सीटों से 30 सीटों से ज़्यादा जीते। बेंगलुरु में 28 विधानसभा की सीट है। पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटें बेंगलुरु में जीती थी, तो बीजेपी की कोशिश होगी कि बेंगलुरु में इस बार वह 11 से ज़्यादा सीटें भी जीते। बीजेपी ने 2018 में 104 सीटें जीती थी और उसे 36.35% मत मिला था। 2004 में बीजेपी ने 79 सीटें जीती थी। 2008 में उसे 110 सीटों पर जीत मिला था और 2013 जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने थे कर्नाटक में, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, बीजेपी को 40 सीट मिला था और कुल मिलाकर तब बीजेपी को 20% वोट मिला था। लेकिन 2013 के मुकाबले 2018 में बीजेपी का वोट करीब 2 गुना हो गया। बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट लिंगायत कम्युनिटी से मिलता है। 16 से 17% लिंगायत समुदाय की आबादी है और कहा जाता है कि लिंगायत समुदाय जो उत्तरी कर्नाटक में है, वह बीजेपी को वोट देती है और बीजेपी के परंपरागत वोटर कर्नाटक में मानी जाती है। वीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से थे और उन्हें जब हटाया गया तब बसवराज बोम्मई भी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री मौजूदा है वे भी लिंगायत समुदाय से आए थे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, बीजेपी के सामने पहली चुनौती है कि वह जो उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है उससे वह कैसे रोक पाती है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 महीनों में 6 बार कर्नाटक का दौरा किया है। अमित शाह भी दौरा कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी दौरा कर रहे हैं। यानी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जो है वह कर्नाटक चुनाव को लेकर काफी गंभीर है और लगातार दौराएं कर रहा है। बसवराज बोम्मई तो मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से बना दिए गए, लेकिन वीएस येदियुरप्पा जैसी पकड़ लिंगायत समुदाय पर बसवराज बोम्मई की नहीं है जो वीएस येदियुरप्पा की है। वीएस येदियुरप्पा इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसा उन्होंने संकेत दिया है, और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे को दे दिया है, यानी उनकी सीट से उनका छोटा बेटा चुनाव लड़ेगा। तो बीजेपी के सामने सबसे पहली चुनौती है सत्ता विरोधी लहर, दूसरी चुनौती बीजेपी के सामने है वीएस येदियुरप्पा की नाराजगी। वीएस येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो उनकी नाराजगी भी की खबरें आई और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें कुछ महीने पहले संसदीय बोर्ड
जो बीजेपी की सर्वोच्च बॉडी है उसमें शामिल किया है। बीजेपी ने कैंपेन कमेटी के अध्यक्षों की घोषणा जब कर्नाटक में की तो उसको लेकर उन्होंने बसवराज बोम्मई को अध्यक्ष बना दिया। हालांकि येदियुरप्पा को उस समिति में जगह मिली है, येदियुरप्पा के बेटे को जगह मिली है। तीसरा, कर्नाटक में जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह है करप्शन की। उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि येदियुरप्पा जो मंत्री थे कर्नाटक सरकार में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में पद छोड़ना पड़ा। चौथा है बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा गुट के बीच जो कलह की खबरें आती है, अंदरखानी नाराजगी की खबर आती है, बीजेपी उससे कैसे जूझ पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और पांचवा जो सबसे बड़ी है कि क्या जो स्थानीय विधायकों में नाराजगी है तो क्या गुजरात के तर्ज पर बीजेपी कर्नाटक में भी विधायकों की टिकट, मंत्रियों के टिकट, पूर्व मंत्रियों के टिकट बड़े स्तर पर काटेगी। इतना आसान ये बीजेपी के लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि अगर यहाँ पर ज्यादातर विधायकों की टिकट अगर वह काटेगी, पूर्व विधायकों की टिकट काटेगी, तो वे विधायक और पूर्व विधायक मंत्री दूसरे दलों का लुक कर सकती है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इन दिनों पार्टी छोड़ा है और कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं। तो बीजेपी के सामने ये चुनौतियां हैं जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उसके सामने है। लेकिन बीजेपी के साथ सबसे बड़ी ताकत है कि वह नरेंद्र मोदी के ब्रांड मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या ब्रांड नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वह कर्नाटक में बीजेपी को फिर से जीत दिलाएगा? अमित शाह की रणनीति फिर से काम करेगी? बी एल संतोष, सी टी रवि जैसे नेता, जे नड्डा की रणनीति फिर से कर्नाटक में काम करेगी? बी एस येदियुरप्पा जो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या उनकी रणनीति फिर से काम करेगी? और जो लोगों में नाराजगी दिख रही है वह दूर होगा और कर्नाटक में बीजेपी फिर से चुनाव जीत कर आएगी। क्योंकि अगर कर्नाटक बीजेपी जीत लेती है तो वह यह संदेश देने में कामयाब हो जाएगी कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य में उसे हरा दिया है। कर्नाटक अगर जीत जाती है तो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जहां बीजेपी को अभी पांव पसारना है, उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा। जबकि बीजेपी के लिए दक्षिण से उम्मीदें और बढ़ेगी। और तेलंगाना, जहां कुछ महीने के बाद इसी साल के नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर बीजेपी और आक्रमण होगी। तेलंगाना में वह मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए बीआरएस से और कांग्रेस से दो हाथ कर रही है। अब लौटते हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक सीएम चेहरे का अनाउंस नहीं किया है। यानी संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी और चुनावी नतीजे के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम पर तय करेगी। अब लौटते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस को इस बार कर्नाटक से बहुत उम्मीदें हैं और कांग्रेस की लीडरशिप का पूरा ध्यान कर्नाटक पर भी है। 22 मार्च को कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लिए 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर रही है। कांग्रेस पहले ही कर्नाटक के लिए 2 गारंटी कर चुकी है, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली और हर महिला के खाते में 2000 रुपया। उम्मीद है कि 20 मार्च को राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर हैं और इस दौरान वे जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां बेरोजगारों के लिए 2000 रुपए की भत्ता की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस को क्यों उम्मीदें हैं कि वह कर्नाटक का चुनाव इस बार जीत लेगी? पहला, सबसे बड़ा कि 1989 के बाद कर्नाटक में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस को लगता है कि वह इस बार चुनाव जीत लेगी। जो बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इससे भी कांग्रेस को मौका मिला है। हालांकि कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार वे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कर्नाटक में ओबीसी की आबादी करीब 22% है, जिसमें 7% कोरबा आबादी है, जिससे सिद्धरामैया बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वहां पर 19 से 19.5% आबादी दलित वोटों की है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस जाति से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो कांग्रेस को लगता है इस बार दलित उन्हें वोट देगा। और इसके अलावा 16% के आसपास मुस्लिम वोटर है, जिसमें 12 से 13% मुस्लिम वोटर है और 3 से 4% ईसाई वोटर है। तो अल्पसंख्यक दलित, मुस्लिम और ओबीसी के वोट को मिलाकर, कोरबा वोटों को मिलाकर ऐसा कांग्रेस को लगता है कि वह इस बार का चुनाव जीत जाएगी। डीके शिव कुमार ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे में पता चला है कि वह 140 सीटें जीत रही है। तो कांग्रेस पार्टी कितना सीट जीतेगी ये वक्त ताकत आएगा। लेकिन फिलहाल कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी जोरों शोर से मेहनत कर रही है। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कर्नाटक का चुनाव जीत पाएगी। अगर कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो उसके लिए तेलंगाना, जहां वह मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए संघर्ष कर रही है, इससे उसको फायदा मिल सकता है। और क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन जिलों का दौरा किया था, क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे उन कुछ जिलों में प्रभाव छोड़ पाए हैं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से या नहीं, वे भी तय होगा। अब बात
तीसरे खिलाड़ी की करते हैं जो कर्नाटक चुनाव में है, वे है जेडीएस जनता दल सेकुलर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, जिसके चेहरे हैं एचडी कुमारस्वामी जो पूर्व में भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री करीब 15 महीने के लिए रहे हैं। वे बोकालिंगा समुदाय से आते हैं जो जेडीएस का कोर वोटर है, जो दक्षिण कर्नाटक में है और करीब 89 सीटों पर इसका प्रभाव जो है बोकालिंगा दक्षिण कर्नाटक में है। यहाँ पर वह मेहनत कर रही है और एचडी कुमारस्वामी को ऐसा लगता है कि कर्नाटक में 3 से 4 बार पिछले कुछ सालों में कर्नाटक की जनता ने त्रिशंकु सरकार दिया है, तो जेडीएस की तमन्ना ये है कि वे कुछ सीटें जीतकर 30-40 सीट में जीत जाती हैं तो वह थर्ड खिलाड़ी के रूप में उभरेगी और किसी दल को अगर बहुमत नहीं मिला तो वह सरकार बनाने में एक अहम रोल निभा सकती है। ये कोशिश एचडी कुमारस्वामी कर रहे हैं, इसमें वो कितना कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेडीएस किसी के भी साथ जा सकती है, बीजेपी या कांग्रेस के साथ। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होना है। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम दक्षिण भारत के 129 लोकसभा सीटों के लिए दक्षिण भारत की राजनीति 24 में क्या होगी, वह 24 के लिए क्या संदेश देता है, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम ये रास्ता साफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48 और मध्य प्रदेश में 29 सीटों के बाद सातवां सबसे बड़ा राज्य लोकसभा क्षेत्र सीटों के हिसाब से कर्नाटक। इसके नतीजे बीजेपी कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और लोकसभा 24 के लिए संकेत देंगे। तो जेडीएस जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए भी ये चुनाव नतीजा देगा कि क्या उन्हें गठबंधन के साथ राजनीति में जाने की जरूरत है या बिना किसी गठबंधन के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रिपब्लिक बिहार लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो रिपब्लिक बिहार को पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।